गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज के ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप्स। संगठन ढांचे का क्या अर्थ होता है और संगठन ढांचा कितने प्रकार का हो सकता है। अध्ययन के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। संगठन ढांचे का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषाएं दी गई हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि एक संगठन ढांचे के कितने प्रारूप हो सकते हैं या उन्हें कितने तरह से तैयार किया जा सकता है। कार्यात्मक संगठन का अर्थ, लाभ, सीमाएं और उसकी क्या उपयोगिताएं हैं। इसी तरह डिविजनल संगठन का क्या अर्थ, लाभ, सीमाएं एवं उपयोगिताएं वो हम जान पाएंगे। और साथ में हम लास्ट में क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की। ये कार्यात्मक संगठन और डिविजनल संगठन में क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं। संगठन ढांचे का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Organization structure is that specific pattern of relationship which is created during organizing process. संगठन ढांचा संबंधों की विशेष संरचना है और जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। Under this post are established in an enterprise and relation among them are defined. इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम संस्था में पदों को निश्चित करते हैं तथा उनके मध्य संबंधों की व्याख्या की जाती है। In this process, authority and responsibilities are divided among different offices. इस प्रक्रिया में अधिकारों एवं दायित्वों को विभिन्न पदों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। संगठन संरचना का प्रारूप संस्था के कार्यों की प्रकृति और उसके आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। Organizational structure is designed in accordance with the nature of work and the size of the enterprise. यानी कि संगठन ढांचे में हम क्या करते हैं, संबंधों की एक विशेष संरचना तैयार करते हैं और इसमें संस्था में कितने पद रहेंगे उन्हें हम निर्धारित करते हैं। उन पद पर जो व्यक्ति काम करेंगे उनके मध्य रिपोर्टिंग रिलेशन क्या रहेंगे, यानी कि पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों को क्या अधिकार मिलेंगे और उन्हें क्या क्या दायित्व उन्हें प्रदान किए जाएंगे। अब संगठन संरचना किस प्रकार की हो, ये डिपेंड करता है कि संस्था कितनी बड़ी या छोटी है या फिर संस्था के कार्य की प्रकृति किस प्रकार की है। उसी आधार पर संगठन संरचना को निर्धारित किया जाता है। अगले के अनुसार संगठन ढांचे एक संस्था में विभिन्न पदों एवं उन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों के स्वरूप होते हैं। Organization structures are patterns of relationship among the various positions in a firm and various people occupying the position. यानी कि एक संगठन में पहले तो कितने पद हैं वो और उन पदों पर कौन कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन सभी के मध्य क्या संबंध रहेंगे, उन सभी चीजों को डिफाइन क्या है संगठन ढांचे में किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा उसमें हम क्लियरली उन्हें डिफाइन करते हैं। संगठन संरचना के प्रारूप। एक संस्था में कार्य कर रहे व्यक्तियों या कर्मचारियों को अलग अलग दायित्व प्रदान किए जाते हैं और उन दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या अधिकार दिए जाते हैं। अब एक कर्मचारी को क्या अधिकार दिए जाएंगे वो डिपेंड करता है कि उसके कार्य की प्रकृति क्या है। वैसे ही एक संगठन संरचना को तैयार करते समय जो एक संस्था रहेगी उसकी कार्य की प्रकृति क्या रहेगी या फिर संस्था के आकार कैसा रहेगा, या बड़ा है या छोटा है, उसके आधार पर ही संगठन संरचना को भी तैयार किया जाता है। कुछ मुख्य संगठन संरचना हम अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या कार्यात्मक संगठन ढांचा। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक संगठन या एक संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के आधार पर बांट देते हैं। जो मेन एक्टिविटीज रहती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम पूरी संस्था को क्या है उसके द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों के आधार पर बांटते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिविजनल संगठन या प्रभागीय संगठन ढांचा उसे हम कहते हैं। यानी कि हो सकता है एक संगठन में
मेटल के प्रोडक्ट्स हों और दूसरा क्या है प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हों, तो एक वहाँ पर हम एक मेटल डिवीज़न बना सकते हैं और एक प्लास्टिक डिवीज़न तैयार कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास रेखा संगठन अथवा शीर्ष संगठन, जिसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। Line organization is a form of organization wherein the authority flows from the person present at the top of the organization hierarchy to the person working at the lowest level। यानी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन या रेखा संगठन में अधिकार एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। यानी कि जो व्यक्ति संगठन में सबसे शीर्ष पे रहेगा उस पर सबसे ज्यादा अधिकार, और जो सबसे लोएस्ट लेवल पे काम करेगा उस पर कम अधिकार रहेंगे, और इस तरह से दायित्व जो नीचे वाला उस पर ज्यादा और ऊपर वाले पे थोड़े कम रहते हैं। अगला जो हमारे पास प्रारूप है रेखा एवं स्टाफ संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, हमारी हायरार्की तो सेम रहती है, यानी कि जिस तरह अधिकार ऊपर से नीचे की ओर ही प्रभावित होते हैं, but specialists are attached to the front line manager to advise and guide them on the significant issue। पर यहाँ पर क्या रहता है, इस तरह के प्रारूप में जो हमारे पास लाइन मैनेजर रहते हैं उनके साथ स्टाफ मैनेजर या स्टाफ एग्जीक्यूटिव भी क्या है अटैच कर दिए जाते हैं, और वो उन्हें क्या है सिग्निफिकेंट इश्यूज पे क्या है एडवाइस और गाइड या महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्हें सलाह देते हैं। यानी कि ये चारों तरह के जो प्रारूप है या फॉर्म है या डिजाइन जिन्हें हम कहेंगे, वो इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आते हैं। और जो लास्ट की लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब कार्यात्मक संगठन ढांचा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। It refers to the division of whole enterprise according to the major functions, activities to be performed by it। कार्यात्मक ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं या कार्यों के आधार पर विभाजित करने से है। Under this, all the functions of similar nature are divided in different units which are called department। इसके अंतर्गत एक जैसी सभी क्रियाओं को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, और उन इकाइयों को फिर हम क्या कहते हैं, विभाग कहते हैं। Again, सब डिपार्टमेंट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच डिपार्टमेंट, और फिर एक विभाग में पुनः उपविभाग भी हम बना सकते हैं। The manager of sub-department are answerable to the head of department, and head of the department is answerable to the chief executive officer और general manager। उपविभागों के अधिकारी विभागाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और विभागाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रति। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे टॉप पे हमारे पास शेयर होल्डर यानी कि कंपनी के स्वामी जो रहते हैं वो, उसके बाद हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के द्वारा ही चुने जाते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ को अपॉइंट करते हैं, और फिर उसके बाद संस्था के द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं जो एक ही प्रकृति की रहती हैं उन्हें एक इकाई जिन्हें हम विभाग भी कहते हैं उसमें बांट दिया जाता है। यानी कि एक संस्था में अलग अलग विभाग स्थापित कर दिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैसे ही परचेसिंग डिपार्टमेंट। हर विभाग अलग अलग कार्य करेगा। अब इन विभागों में भी हम क्या है उप विभाग या सब डिपार्टमेंट क्या है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग में, फील्ड सेल्स फोर्स हो सकती है, ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेल्स, कस्टमर सर्विस। अब इन जो उप विभाग है सब डिपार्टमेंट है, इनके जो अधिकारी रहेंगे वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग जो मैनेजर रहेगा उसके प्रति, और सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर सीईओ के प्रति आंसरेबल रहेगा। ऐसे प्रोडक्शन में कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल, और ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे प्रोडक्शन मैनेजर के लिए प्रति, और प्रोडक्शन मैनेजर फिर सीईओ। वैसे ही हम फाइनेंस में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दो अलग डिफरेंट क्या है सब डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं। कार्यात्मक संगठन के लाभ, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या एडवांटेजेस रहते हैं अब हम उन्हें पढ़ेंगे। विशिष्टीकरण के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, संस्था के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के आधार पर बांट देते हैं। एक सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज रहती हैं उन्हें हम एक डिपार्टमेंट के साथ जोड़ देते हैं और डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति फिर एक ही कार्य को क्या है बार बार करता है और जिससे वो क्या है उसका विशेषज्ञ बन जाता है और कम समय में वो अधिक काम कर पाता है, जिससे संस्था को क्या है विशिष्टीकरण के लाभ मिल पाते हैं। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाते हैं। फिर आ जाते हैं समन्वय की स्थापना। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश। जैसा कि हमने कहा कि हर विभाग में कार्य करने वाला कर्मचारी क्या है अपने कार्य का विशेषज्ञ बन जाता है और इस कारण से जो डिपार्टमेंट लेवल रहता है या विभागीय स्तर पर क्या है समन्वय आसानी से स्थापित किया जाता है। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज। हर विभाग क्या है एक विभागाध्यक्ष के द्वारा उसका नेतृत्व या उसे लीड किया जाता है। अब वो मैनेजर बार बार उसी तरह का कार्य करता रहता है या प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन से रिलेटेड ही एक्टिविटीज को क्या परफॉर्म करता है, तो उससे क्या है वो भी स्पेशलिस्ट बन जाता है और उसकी क्या है जो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, यानी कि वो कम लागतों पे अधिक और अच्छा उत्पादन कर पाता है और जिससे संस्था को भी लाभ होते हैं। प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक समान प्रकृति के कार्यों को पूरा करने के लिए सिमिलर नेचर ऑफ जो एक्टिविटीज रहती हैं उन्हें क्या परफॉर्म करने के लिए अलग एक विभाग स्थापित किया जाता है, यानी कि जो भी हमारे फाइनेंशियल मैटर रहेंगे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी रहेंगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी की जाएंगी। यानी कि संस्था में एक ही तरह के कार्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग एक विभाग को दोबारा स्थापित नहीं किया जाता, यानी कि दो बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं किए जाएंगे, दो बार फाइनेंस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं किए जाएंगे। अब इस कारण क्या होता है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं या फिर हमारे अदर फिजिकल रिसोर्स हैं उनका क्या है ऑप्टिमम अधिकतम क्या है उपयोग संभव हो पाता है। प्रशिक्षण में सहायक। ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति के द्वारा एक सीमित तरह का कार्य किया जाता है, यानी कि अगर प्रोडक्शन वाला है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही वर्क करेगा, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड ही काम को कर रहे हैं, यानी कि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल पे ही उन्हें ट्रेन किया जाता है, यानी कि उनकी कैसे वो स्किल्स क्या है इम्प्रूव की जाए, तो वहाँ भी काफ़ी आसान रहता है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी कर रहे हैं उन्हें कार्य कर रहे हैं उन्हें फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स पे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एचआर डिपार्टमेंट पे काम करने वाले कर्मचारियों को एचआर से रिलेटेड इश्यूज पे क्या है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो वो काफ़ी इजी रहता है। सभी कार्यों का समान महत्व। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है संस्था में जितने भी कार्य किए जाने हैं और जो एक सिमिलर नेचर के उन्हें अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। तो अब क्या रहता है कि हर विभाग या हर डिपार्टमेंट को क्या है इक्वल वेटेज मिलती है। यहाँ के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है, सेल्स का अलग रहता है, वैसे एचआर डिपार्टमेंट, यानी कि सभी कार्यों को फिर क्या है समान महत्व यहाँ पर मिल पाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। कार्यात्मक संगठन के दोष। डिसएडवांटेजेस क्या है। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। अब जितने भी विभागाध्यक्ष रहते हैं वो अपनी मनमर्जी से काम वहां पर करते हैं संगठन में। वे चाहते हैं कि वो अपने संगठन के उद्देश्यों को इग्नोर करते हैं और अपने विभाग के उद्देश्यों जो उनके डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उन्हें अचीव करने पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है, जिससे संगठन के जो उद्देश्य रहते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। हर विभागाध्यक्ष चाहता है कि उसके विभाग के जो भी लक्ष्य हैं रखे हुए वो उन्हें अच्छी तरह से अचीव कर पाए। इसी कड़ी में क्या है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ये प्रोडक्शन मैनेजर वो चाहता है कि अच्छी क्वालिटी के वो प्रोडक्टों का या उत्पादों का क्या है उत्पादन करे, पर हो सकता है कि मार्केट में क्या है मीडियम या जो मध्यम गुणवत्ता वाले उत्पादों की आवश्यकता हो। अब क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को क्या है तैयार करेंगे तो
लोग उतना उन्हें नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि उनकी कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या है, कंपनी की सेल कम होगी, तो यानी कि हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में विभागीय स्तर पर तो समन्वय आसानी से क्या है स्थापित हो पाता है, परंतु अंतर विभागीय इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना थोड़ा टफ हो जाता है। हर विभाग अध्यक्ष क्या है अपनी मनमर्जी से यहाँ पर काम कर रहा होता है, और यही कारण रहता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इतना आसानी से एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। हितों में टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हर विभागाध्यक्ष क्या है अपने प्रभुत्व कायम करना चाहता है, और इसीलिए वो क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उसे मिले। परंतु एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं, और उनका क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट होना आवश्यक रहता है। परंतु जो विभाग अध्यक्ष है वो अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को क्या है डिमांड करता है, यानी कि ज़्यादा रिसोर्स वो चाहता है, और जिस कारण से क्या है फिर डिपार्टमेंट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। संपूर्ण विकास में बाधा, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। इस तरह के संगठन ढांचे में क्या है कर्मचारियों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि कर्मचारी किसी एक विभाग में ही कार्य कर रहे होते हैं, जैसे प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में, एचआर वाला एचआर में, तो उनके संपूर्ण विकास में बाधा इस तरह के संगठन ढांचे में आती है। सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा कार्यात्मक संगठन है वो किन किन संस्थाओं के लिए क्या है उपयोगी रहता है। वेयर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज लार्ज, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वहां फायदेमंद है जहां पर व्यवसाय का आकार बड़ा हो। वेयर स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, जहां पर विशिष्टीकरण क्या है आवश्यक हो, क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक समान प्रकृति या सिमिलर नेचर ऑफ वर्क को क्या है हम विभागों में बांट देते हैं, तो वहां पर जो भी लोग काम करते हैं वो बार बार उसी काम को करते हैं, और उससे वे क्या बन जाते हैं उसके स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ बन जाते हैं। तो जहां पर स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड हो वहां पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सुटेबल है। वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नीडेड, वहां पर भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है। और वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड, और एक ऐसी संस्था जहां पर केवल एक ही वस्तु का निर्माण या उत्पादन होता है वहां पर भी क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है सुटेबल रहता है। इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और एक कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की। धन्यवाद।